17 समझौते। नीदरलैंड ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक तामपत्रों को भारत को वापस लौटाया। महिला सुरक्षा पर केंद्र का जोर। गिरिडीह, कोडरमा, सेभूम और पलामू में वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति। स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 890 करोड़ रुपए की मंजूरी। पश्चिमी सिंहभूम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रोटोकॉल के कथित अनदेखी का मामला गरमाया। आदित्य प्रसाद साहू ने बताया प्रशासनिक मर्यादाओं के विपरीत। और रांची पुलिस ने कोलकाता से सुपारी नेटवर्क के सरगना को किया गिरफ्तार। चर्चित अनिल टाइगर हत्याकांड और एक व्यवसायी पर जानलेवा हमले की ली थी सुपारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। उनकी नीदरलैंड में अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, जिसके बाद 17 एमओयू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके समकक्ष रॉब जेटन की द हेग में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। पीएम और नीदरलैंड के उनके समकक्ष ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने भारत नीदरलैंड रणनीतिक भागीदारी के फैसले को अहम बताया। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन नमस्ते के साथ किया। उन्होंने भारत के साथ शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी को बेहद लाभकारी बताया। Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. इससे पहले दोनों नेताओं ने सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। पीएम ने भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए नीदरलैंड की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बैठक में शामिल नीदरलैंड की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में भारत में हुई प्रगति को सराहा। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में नीदरलैंड के पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की प्रशंसा की। Under this strategic partnership, we can invest heavily in high-tech companies, in food security, but also in the maritime industry, and all those pillars are crucial for the future of India. So we stand ready to cooperate with Indian companies, create much more jobs, and strengthen the government-to-government relationship. Prime Minister Modi has a great vision for the future of India, and he understands very well that there is a lot of knowledge and expertise in India, and that we need also more manufacturing within the country. And some of these very big Dutch companies are going to be crucial to create new jobs in the country, to strengthen the ecosystems in India as well, and boost the trade relationships between the European Union and India. नीदरलैंड के नेतृत्व से पीएम की मुलाकात में दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की इबारत लिखी गई।
दोनों देशों ने विकास के पथ पर मिलकर आगे बढ़ने को लेकर मजबूत सहमति जाहिर की। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के क्रम में नीदरलैंड ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को भारत को वापस सौंप दिया है। विदेशों से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहे हैं। इन कोशिशों के चलते पश्चिमी देशों से भारत की कई बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी हो चुकी है। इस सूची में अब नीदरलैंड्स से वापस लाए जा रहे चोल काल के ताम्र पत्रों का नाम भी जुड़ चुका है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में ताम्र पत्रों की वापसी को लेकर हुए समारोह में हिस्सा लिया। अनईमंगलम कॉपर प्लेट्स के नाम से जाने जाने वाले ये ताम्रपत्र चोल काल के राजकीय आदेश हैं, जो राजा राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित हैं। इनमें तांबे की 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। इनके 2 हिस्से हैं, एक तमिल भाषा में और दूसरा संस्कृत में। इनमें राजा राजेंद्र चोल के पिता राजा राजराज चोल द्वारा एक बौद्ध विहार बनाने के लिए नागपट्टिनम के पास स्थित अनईमंगलम गांव को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इन ताम्र पत्रों को कांसे की एक बड़ी अंगूठी से एक साथ बांधा गया है। इस अंगूठी पर चोल साम्राज्य के प्रतीक बाघ, दीपक और मछलियों के चित्र वाली राजकीय मोहर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ताम्र पत्रों की वापसी के लिए नीदरलैंड्स और लाइडन विश्वविद्यालय का धन्यवाद किया। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये हर भारतीय के लिए खुशी का पल है। उन्होंने लिखा कि ये ताम्र पत्र चोलों की महानता को दर्शाते हैं और हम भारतवासी चोलों, उनकी संस्कृति और उनकी समुद्री शक्ति पर बेहद गर्व करते हैं। ताम्रपत्र चोल काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाणों में से एक हैं। विभिन्न ताम्रपत्रों में उस समय के कानूनी सिद्धांतों, प्रशासनिक व्यवस्था, विदेश संबंधों, सामाजिक जीवन, वित्तीय नियमों, सिंचाई व्यवस्था और जल प्रबंधन तक का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें चोल राजाओं की वंशावली दी गई है, जो अन्य ताम्रपत्रों और शिलालेखों से भी मेल खाती है। साथ ही इनमें संगम काल के राजा करिकाल का उल्लेख है, जो राजा राजराज प्रथम से 1000 से भी अधिक साल पहले हुए थे। ये प्लेट्स नीदरलैंड्स के लाइडन विश्वविद्यालय की एशियन लाइब्रेरी में रखी हुई थीं, जिसकी वजह से इन्हें लाइडन कॉपर प्लेट्स भी कहा जाता है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले इन प्लेट्स को वापस लाने के लिए नीदरलैंड्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू की थी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया था कि ये प्लेट्स औपनिवेशिक काल में विदेश ले जाई गई थीं। इसके अलावा संस्कृति मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को यूनेस्को की सांस्कृतिक संपत्ति वापसी समिति की 24वीं बैठक में चर्चा के लिए रखा गया था और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार राजनयिक बातचीत और अन्य जरूरी कदम उठा रही थी। इन सब प्रयासों के चलते ही इन ताम्र पत्रों को वापस लाने की ये सफलता मिल पाई है। I think India is one of the prime nations, one of the most important nations worldwide today. Establishing strong relations of friendship and of trust between the Netherlands and India is extremely important. And seeing that this contribution, this restitution has such an important value to Prime Minister Modi simply underlines how important he also thinks this strengthening of ties of friendship is. So it is very much welcomed by us. And we see it as a very, very important signal. पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में नीदरलैंड से लाए जा रहे ये ताम्रपत्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक और बहुमूल्य उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा का अगला पड़ाव स्वीडन होगा। यहां वे द्विपक्षीय वार्ता और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है।
जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया को नोबेल पुरस्कार देने वाला स्वीडन एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे का गवाह बनने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के नामचीन व्यवसायियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के मुल्क में हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख सकता है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोटमबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में ईंधन बचत के अभियान में खास और आम सभी भागीदारी निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपील के मद्देनजर धनबाद में विधायक राज सिन्हा ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए 4 पहिया वाहन छोड़ टोटो से यात्रा कर सभी को इसके लिए प्रेरित किया है। उनके सकारात्मक संदेश को शहर के लोग नई पहल के तौर पर देख रहे हैं। श्री सिन्हा ने भी कहा कि छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव ला सकती हैं। लोगों से भी अपील यही होगा कि जहाँ तक संभव हो वो डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें, पूल में चले या सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से का इस्तेमाल करें। मैंने कोशिश करें कि कम से कम डीजल पेट्रोल का खर्च करें, जो बचत करें उसमें। जनगणना 2027 के तहत रांची समेत राज्य भर में मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। इस बार 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जा रही है। अगले वर्ष फरवरी में जनसंख्या की गणना होगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर जनगणना में आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों आदिवासी समाज के लोगों की पहचान और सम्मान के लिए अलग धर्म कोड जरूरी है। पश्चिमी सिंहभूम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रोटोकॉल की कथित अनदेखी पर राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि श्री मुंडा जनजातीय समाज के सम्मानित नेता हैं। चाईबासा परिसदन में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रशासनिक मर्यादाओं और जनजातीय समाज के सम्मान का भी विषय है। श्री साहू ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रशासनिक संवेदनशीलता तथा सामाजिक सौजन्यता की परंपराएं कमजोर दिखाई पड़ रही हैं। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादाओं और प्रशासनिक शिष्टाचार का समुचित पालन सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार का महिला सुरक्षा और कल्याण पर खास जोर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया है कि संकटग्रस्त
महिलाओं के लिए गिरिडीह, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू में 4 नए वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बताया कि खूंटी में सखी वन स्टॉप सेंटर संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आशा और सुरक्षा का केंद्र साबित हो रहा है। कौशल विकास योजना से हम सिलाई का ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद वहाँ काम करने, कपड़ा सिलाई करने के लिए नोएडा गई थी। फिर वहाँ एक मेरी फ्रेंड मिली तो वो बोली कि तुम खाना बनाना जानती है, तो वो हमको एक घर में खाना बनाने के लिए ले गई। तो वहाँ भी हमको पता चला कि वहाँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल तक वहाँ से आने नहीं देता है। तो फिर हम घर आना चाह रहे थे तो वहाँ से हमको निकलने नहीं दे रहा था। तो हम जाके यहाँ खूंटी से हमको वन स्टॉप सेंटर से बात हुआ, वहाँ से हम मैडम से बात हुई। तो फिर मैडम हमको वहाँ से निकालने की कोशिश की, वहाँ हमको मदद की वो लोग और वहाँ से हमको निकाल दी। टिकट उकट करा के हमको गाड़ी बैठाई, फिर वहाँ से हमको रांची तक रिसीव की। रांची से फिर यहाँ खूंटी लाके हमको दवा हुआ मेरा चेकअप करा दिया। उसके बाद हमको घर तक छोड़ दिया। केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने बताया है कि केंद्र सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 890 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की है। इससे राज्य में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। विकसित और स्वस्थ झारखंड के लिए केंद्र सरकार लगातार मजबूत नींव तैयार कर रही है। धनबाद में स्त्री रोग विशेषज्ञों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान नवीन शोध तथा आधुनिक तकनीकों और उपचार पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। धनबाद में सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायकोनोलॉजी के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर देश भर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों का जुटान हुआ। इस दौरान स्वस्थ नारी और सशक्त समाज के मुद्दे पर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक तरीकों, इमरजेंसी मैनेजमेंट और जीवन रक्षक उपचार प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की। महिला स्वास्थ्य को लेकर के और निसंतानता को लेकर के विशेष रूप से इस पे जोर दिया गया, ताकि दूरबीन सर्जरी का उपयोग करके कैसे लोगों को निसंतानता से बाहर निकाला जा सके और उसका लाभ मरीजों तक मिल पाए, ताकि आईवीएफ जैसे महंगे इलाज से बच भी सकें। और कई बार ये जरूरत भी होती है कि आप कोई भी इलाज देना हो निसंतानता के लिए, तो पहले आपको दूरबीन से उसकी तकलीफ को दूर करना होगा। पटना से आए फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि हार्मोनल असंतुलन महिलाओं में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। जो महिला माता होती है उनमें अत्यधिक रक्तस्राव होता है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। उन कारणों को समझने और उसका उचित इलाज तुरंत कैसे किया जाए, ये बहुत ही डेडली होता है। मतलब इतना डेडली जो माँ का जान भी ले सकता है, तो उसे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता है। तो उसके प्रिवेंशन और अगर हो रहा है तो कैसे उसको मैनेज करना है, इस पे काफी सारे डिस्कशन भी है और ड्रिल भी है, ताकि लोग उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। इस तरह के आयोजन में न केवल चिकित्सक अपने अनुभवों को साझा करते हैं, बल्कि ये अनुभव आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपनाकर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और जटिल परिस्थितियों में तेज और बेहतर उपचार देने में भी मदद करता है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निजी अस्पतालों के प्रबंधकों और प्रतिनिधियों तथा इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान फायर सेफ्टी को लेकर चर्चा हुई और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों द्वारा मरीजों के शव रोकने की शिकायतों पर भी उपायुक्त ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में बिल नहीं चुका पाने वाले मरीज के शव को परिजनों को नहीं सौंपना कानून का उल्लंघन है। सभी जितने भी मेडिकल जो रिपोर्ट्स रहते हैं और पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो सारा ये डिजिटल मिशन के अंतर्गत ही आए, ताकि आसानी से सारा हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो रहता है वो सभी हॉस्पिटल्स को देना है, ताकि समय उन लोगों को जो पेमेंट जो इस योजना के अंतर्गत दिया जाए।
फिर उसके बाद अन्य कुछ इश्यूज भी आए थे, जैसे कि जब कोई काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर पेशेंट का जब और उनके परिवार पेशेंट का जब मृत्यु हो जाती थी, उनको बॉडी कभी कभी छोड़ा नहीं जाता कि जब तक पेमेंट नहीं होगा, तो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का वायलेशन है और राज्य सरकार का निर्देश का भी वायलेशन है। तो उसका भी हम लोगों ने सेंसिटाइज किया कि इस तरह के मामले कहीं नहीं आना चाहिए कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति पैसे नहीं दे पा रहे हैं और उनका पेशेंट का डेथ हो जाती है तो उनको बॉडी को नहीं रोकना है। जामताड़ा में महिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे मंत्री इरफान अंसारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रमा खलको भी मौजूद रही। श्री अंसारी ने अपने संबोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सम्मेलन को पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी संबोधित किया। इधर कृषि मंत्री और कांग्रेस नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुमला में कांग्रेस के प्रमंडल स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रीमती तिर्की ने संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। बैठक में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी हिस्सा लिया। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा हो चुकी है। इस दौरान BLO 36 करोड़ से अधिक मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। झारखंड में भी यह प्रक्रिया होगी, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस विषय पर विमर्श किया और सहयोग का आग्रह किया। SIR शेड्यूल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है और उसी के आलोक में जिला प्रशासन ने जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने आज एक तरह का प्रशिक्षण कम जानकारी के संबंध में आज बैठक की है। जो शेड्यूल आया हुआ है कि SIR के संबंध में कि वो सारे डेट को हम लोगों ने उनको बताए हैं और SIR के जो अलग अलग कैटेगरी के जो वोटर्स जो है वो उसके संबंध में और कैसे उनको मैपिंग करना है और अनमैप जो वोटर्स जो है तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने जानकारी दी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। दुमका में जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्कूली बसों और वैन की औचक जांच की। जांच के दौरान कई वाहनों के कागजात अद्यतन नहीं पाए गए तथा प्राथमिक चिकित्सा किट और अग्निशमन यंत्र अनुपलब्ध मिले। नियम उल्लंघन पर चालान काटा गया और संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही सुरक्षित वाहन संचालन और निर्देश दिए गए। अभिभावकों से अपील की गई कि नियम तोड़ने वाले वाहनों से बच्चों को स्कूल न भेजें। दुमका जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में खाद्यान्न वितरण, PDS दुकानों, गोदाम निरीक्षण, राशन कार्डधारियों के eKYC और धोती साड़ी वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण और पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 1 माह में eKYC पूर्ण करने और माह अंत तक 80% से अधिक लाभुकों को धोती साड़ी वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। लोहरदगा में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आमजनों की समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम में प्राप्त उत्तराधिकार, दाखिल खारिज, राशन कार्ड सुधार, नामांकन और म्यूटेशन सहित विभिन्न मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रशासन ने मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया। गढ़वा में ऑनलाइन माध्यम से राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन और प्रमाण पत्र निर्गत सहित अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि सेवाएं समय पर और पारदर्शी रूप से मिल सके। चतरा में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में पेट्रोल पंप संचालकों और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवश्यक सेवाओं के लिए निर्बाध ईंधन उपलब्ध कराने तथा काला बाजारी पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए गए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। देवघर में विभिन्न प्रखंडों के PVTG गांवों का धरातलीय निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में
खराब पड़े चापाकलों की त्वरित मरम्मत कराई गई। साथ ही राशन, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं योजनाओं की वस्तु स्थिति की भी जांच की गई ताकि लाभुकों तक सरकारी सेवाएं समय पर पहुंच सके। कोडरमा में पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष के निर्देशानुसार विशेष अभियान विश्वास चलाया गया। इस अभियान के तहत आम नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए और सत्यापन के बाद उनके वैध मालिकों को वापस सौंप दिया गया। पुलिस की इस पहल से लोगों में संतोष और भरोसे का माहौल देखा गया। रांची पुलिस ने कोलकाता में छिपे सुपारी नेटवर्क के सरगना को गिरफ्तार किया है। सुपारी किलरों का यह सरगना रांची में पिछले वर्ष मार्च में भाजपा नेता अनिल टाइगर और अक्टूबर में कारोबारी पर जानलेवा हमले का मुख्य साजिश करता था। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने बताया कि घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी कोलकाता में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे धर दबोचा। व्यवसायी पर फायरिंग के लिए आरोपी ने 20 लाख रुपए की सुपारी ली थी। दिया गया था देवव्रत नाथ सहदेव एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसे 5 लाख रुपए दिए गए थे। और जो हाल वाला मामला है राधेश्याम साहू वाला, उसमें हम लोग इससे इतना गहनता से पूछताछ अभी नहीं कर पाए हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इसे पुलिस रिमांड पे लेंगे और उसके बाद इस बिंदु पर भी हम आप लोग के साथ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आएगी वो साझा करेंगे। सर, कोलकाता में रहकर नेक्सस चला रहा था। देखिए, हाँ, कोलकाता में रहकर भी एक्टिव था, पर हमेशा ये अलबाई ले लेता था कि हम जहाँ पे घटना हो रही है वहाँ पे उस घटना स्थल पर नहीं है। पर जैसे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी प्रतिबंधित ऐप हैं उनका इस्तेमाल ही करता था। और जांगी हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, उनको भी यूज करता था। इंस्टाग्राम के मैसेजेस मैसेंजर पे जाके लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना। उधर कोडरमा के मिटको कॉलोनी में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में मृतका के पति समेत उसके 2 अन्य संबंधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि सीसीटीवी और तकनीक की मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें त्वरित उद्भेदन करने के लिए हमने टेक्निकल एविडेंस यूज किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज किया और इसमें हमें फाइनली ये टोटल 2 अक्यूज हैं इस मर्डर के केस में। एक है रोहित राणा जो कि मृतका के पति का फुफेरा ये लगता है, एंड सेकंड है देवंती देवी जो कि रोहित राणा की वाइफ है। इन दोनों के द्वारा सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी। इसका कारण ये था कि जो मृतका हैं उनके हस्बैंड शंभू राणा का इलिसिट अफेयर चल रहा था देवंती देवी के साथ। जब इसके बारे में देवंती देवी के हस्बैंड को पता चला तो उन्हें द्वेष के भावना में आके, क्योंकि इसकी वाइफ के साथ गलत किया था, उसी द्वेष में आके उसने दोनों में जो रिश्ता था वो फुफेरा चाचा था जो मृतिका है। धनबाद के पूर्वी टुंडी अंतर्गत कोरैया गांव में सर्पदंश से सके भाई बहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोते समय इन्हें जहरीले सांप ने डस लिया था। सवेरे बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, तब परिजनों को घटना की जानकारी हुई। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चा जमीन में सोया हुआ था रात में, तो सांप मतलब काट के वो दोनों को मर गया बच्चा। तो हमको जानकारी मिला मतलब 10 बजे, दिन में 10 बजे। और ये घटना हुआ है रात को 2-2:30 बजे। सर्पदंश के कारण एक बच्चे और एक बच्ची की मृत्यु हो गई। जैसे ही प्रशासन को हम लोग को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई किया गया एवं पीड़ित परिवार को सरकारी स्कीम के तहत जो भी गाइडलाइन होंगे सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की नीदरलैंड के समकक्ष के साथ वार्ता के बाद 17 समझौते। नीदरलैंड ने चोल राजवंश के ऐतिहासिक तामपत्रों को भारत को वापस लौटाया। महिला सुरक्षा पर केंद्र का जोर। गिरिडीह, कोडरमा, सिंहभूम और पलामू में वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति। स्वास्थ्य सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 890 करोड़ रुपए की मंजूरी।
पश्चिमी सिंहभूम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के प्रोटोकॉल के कथित अनदेखी का मामला गरमाया। आदित्य प्रसाद साहू ने बताया प्रशासनिक मर्यादाओं के विपरीत। और रांची पुलिस ने कोलकाता से सुपारी नेटवर्क के सरगना को किया गिरफ्तार। चर्चित अनिल टाइगर हत्याकांड और एक व्यवसायी पर जानलेवा हमले के लिए थी सुपारी।